गुड इवनिंग डियर। आज हमने पढ़ना है क्लिफर्ड गिटर्स के बारे में। इन्होंने काफ़ी सारे कंसेप्ट दिए हैं, बट मेनली जिनका कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमारे पास एक जगह थी, वहाँ पे कुक फाइट हो रही थी, राइट। तो वहाँ पे जाकर ये कुक फाइट को देखते हैं, तो उनके बारे में लिखते हैं, कुक फाइट के बारे में, राइट। एंड ये युगवाद के बारे में भी बात करते हैं कि युग क्या है, युग के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। एंड साथ में इन्होंने जो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी है कि लोग जो हैं वो सिंबल के माध्यम से आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास थंब है ना, या फिर हमारे पास कोई साइन है, सिगरेट बनी हुई है और उसके ऊपर ऐसे बैन लगा हुआ है, तो बताता है कि आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। हम जो सिंबल है, तो उस सिंबल के अकॉर्डिंगली लोग कैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो उसके बारे में ये बताते हैं। देन जावा में जाते हैं, जावा में ये रिलीजन के बारे में बताते हैं कि वहाँ का रिलीजन कैसा है, राइट। एंड उसके साथ ये जो मनी है और जो इकोनॉमी है उसके बारे में भी काफ़ी बात करते हैं। एंड ये थिक डिस्क्रिप्शन एंड थिन डिस्क्रिप्शन देते हैं, थिक एंड थिन डिस्क्रिप्शन देते हैं। थिक का मतलब क्या है? मोटा, मतलब कि एक तरीके से डीपली आपने किसी के बारे में रिसर्च करा, ठीक है। रिसर्च करने के बाद आपने उसके बारे में लिखा, दैट इज थिक डिस्क्रिप्शन। आगे है थिन डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है और उसका आपने आंसर दे दिया है, ठीक है जी। तो ऐसे करके ये अपनी चीज़ों को देते हैं, अपनी रिसर्च में देते हैं। एंड साथ में ये वेबर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, वेबर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे ये, ठीक है जी। आगे देखो, इनका जन्म होता है 23 अगस्त 1926 में, एंड इनकी डेथ होती है 30 अक्टूबर 2006 में, ठीक है जी। एंड ये अमेरिकी मानव विज्ञानी है, मेरा अमेरिका में जन्मे थे, ठीक है। मानव मतलब कि ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं, तो धीरे धीरे फिर ये सोशियोलॉजी में समाज को पढ़ने लग जाते हैं, जिन्हें ज़्यादातर प्रतीकात्मक मानव विज्ञान के अभ्यास के लिए उनके मजबूत समर्थन और प्रभाव के लिए याद किया जाता है। कि इन्होंने क्या किया, जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी है, इन्होंने इसके बारे में काफ़ी सारी बात करी है कि लोग सिंबल का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है जी। और ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रभावशाली सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं अपने टाइम में। क्लिफर्ड गिटर्स की शिक्षा जो है वह एंटियोक कॉलेज में हुई थी, और बाद में वो पीएचडी वहाँ से प्राप्त करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वे मानव विज्ञान, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी डिग्री प्राप्त करते हैं, किस फील्ड में? मानव विज्ञान में, एंथ्रोपोलॉजी में। उन्होंने इंडोनेशिया, मोरक्को, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य जो उनके हिस्से थे वहाँ पर जाकर फील्ड वर्क करते हैं, वहाँ पर जाकर रिसर्च करते हैं। वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनकी जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, प्रतीकात्मक प्रणालियाँ कि वो कैसे आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, विद देयर सिंबल, विद देयर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है जी। एंड इन्होंने जो हमारे पास थ्रोटिकल कंट्रीब्यूशन है कि थ्रोटिकल वे में, लिखती रूप में आप किसी भी चीज़ को बता सकते हो, देख सकते हो, तो उस फील्ड के बारे में इन्होंने बताया है कि आप थ्रोटिकली या सैद्धांतिक रूप से कैसे अपनी रिसर्च को लिख सकते हो, तो उसके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है जी। देन इन्होंने दिया है एपोचलिज्म या फिर युगवाद दिया है। जो युगवाद है कि युग कैसे चेंज होता है, युग में कैसे चेंजेस आते हैं, उसके बारे में बताते हैं। देन ये पार्सन से, गिलबर्ट से एंड वेबर एंड स्कूल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, एंड उनसे प्रभावित होकर अपनी रिसर्च में उन्हीं के जो बताई हुई थ्योरीज हैं उनको ले लेकर अपनी रिसर्च लिखते हैं। ही बिलीव इन नेचुरल साइंसेज मेथड, जो नेचुरल साइंस है, जो नेचुरल आप किसी को किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो जो आपकी रिसर्च आपको देखने को मिल जाती है, आपका जो कंक्लूजन देखने को मिलता है, दैट इज वेरी गुड, कि वो नेचुरल साइंस में, प्राकृतिक विज्ञान में काफ़ी विश्वास रखते थे। ही टॉक अबाउट सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, उन्होंने जो सिंबल होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज है या फिर कोई सिंबल है, स्तंभ का निशान है या फिर स्माइली का निशान है, जो भी आपके पास सिंबल है, तो उसके माध्यम से लोग कैसे आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। इन सोसाइटी सिंबल गाइड एक्शन, कि जो सोसाइटी में जो सिंबल है हमें बताते हैं कि हमने कौन से एक्शन करने हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं थंब दिखाऊं तो इट इज़ वेरी गुड, ऑल द बेस्ट है। अगर मैं थंब नीचे को दिखाऊं तो ये क्या है कि ये बैड है, नॉट गुड है, ठीक है जी। आगे देखो, ये जाते हैं मोडिकुटो इन इंडोनेशिया, एक स्मॉल टाउन में, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं।
सेंट्रल जावा में रहते हैं 1 साल के लिए अपनी वाइफ के साथ, एंड वहां पे जाके जो जावा का रिलीजन है उसके बारे में ये लिखते हैं। देखो उन्होंने रिलीजन के बारे में काफी कुछ लिखा है, बट जावा के रिलीजन के बारे में, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि जो रिलीजन है वो एनिमिज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में बंटा हुआ है। एनिमिज्म मतलब कि जो जीववाद है कि लोग जानवरों की पूजा करते हैं, इस्लाम मतलब कि कुरान शरीफ की पूजा, कुरान शरीफ को मानते हैं, और कुछ लोग हिंदू हैं जो कि देवी देवताओं को मानते हैं। ही डिड हिज रिसर्च इन सी एंड नॉर्थ अफ्रीका, कि जो समुद्र है और जो उत्तरी अफ्रीका है वहां पे जाके भी अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, वेयर ही वॉज डन हिज फेमस फील्ड वर्क बालिनी कुक फाइट। ठीक है जी, जो बालिनी कुक फाइट है वो मेलानेशिया में जाकर करते हैं। ठीक है जी, आगे देखो। ऐसे मतलब कुक हैं जो मतलब आपके पास मुर्गे वगैरह रहते हैं, तो उनकी जो लड़ाई होती है तो उनके बारे में ये लिखते हैं जब वो रहते हैं इंडोनेशिया में। ठीक है, कि वहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी इलीगली वे में मुर्गों की फाइट करवाते थे, झगड़ा करवाते थे, फिर उनके ऊपर उनके सट्टे वगैरह लगते थे। ठीक है, आगे है। उन्होंने बाजारों, मस्जिदों, जैतून की खेती और मौखिक कविता पर इस परियोजना के हिस्से के रूप में मोरक्को और फील्ड वर्क का संचालन किया था। मोरक्को में क्या किया इन्होंने, जो फील्ड वर्क है, जो मोटा विवरण है, थिक डिस्क्रिप्शन है, वो दिया था। देखो मोरक्को में जब जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कोई जो बाजार है, वहाँ पे जो मस्जिदें हैं, या फिर वहाँ पे जो जैतून की खेती होती है, तो वहाँ के हर एक चीज के ऊपर ये रिसर्च करते हैं, बहुत ही एक मोटा विवरण लेकर आते हैं, तो उसको ये कहते हैं थिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। अनलाइक अदर एंथ्रोपोलॉजिकल स्कॉलर्स, गिटर्स डिड नॉट फोकस ऑन प्रिमिटिव ग्रुप। जैसे कि बाकी लोग जो ट्राइबल्स हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, बट इन्होंने ट्राइबल्स के ऊपर रिसर्च ना करके जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च करा। जैसे कि जावा है, बाली है, सेलिबस है, समंतरा है, मोरक्को है, इंडोनेशिया है, वहाँ पे जो सिंथेटिक हमारे पास सोसाइटीज़ रहती हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ रहती हैं, वहाँ पे जाकर स्टडी करते हैं। ठीक है, ना कि ट्राइबल्स के ऊपर। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्स वेबर बाय इंटरप्रिटेटिव सोशल साइंसेज। देखो ये वेबर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, एंड जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी सोशल साइंस की, ठीक है, कि समाज क्या है, समाज का जो भी चीज़ें रहती हैं, तो उन्हीं को लेकर उनकी व्याख्या करते हैं लिटरेसी आगे चलकर। ही गेट सेमियोटिक कंसेप्ट ऑफ कल्चर, कि जो संस्कृति है उसके कोई ना कोई लक्षण होते हैं। देखो जैसे हिंदू समाज है, वहाँ पे लड़कियां सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, तो उनका लक्षण है। तो वो कहते हैं कि हर एक कल्चर का एक सिम्योटिक एक लक्षण होता है। दिस मीन मैन इज एन एनिमल सस्पेंडेड इन वेब ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ हिज पन। मतलब कि मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो अपने द्वारा बनाए गए महत्व जाल में फंसा हुआ है, महत्व के जाल में। मतलब कि जो व्यक्ति है उसका जो कल्चर है अपने कल्चर में बंधा हुआ है। अगर कोई हिंदू है तो उसने ये चीजें करनी ही करनी है, जैसे कि मैरिज होगी किसी लड़की की तो उसने चूड़ियां पहननी है, सिंदूर पहनना है ना। तो वो चीजें क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपने ही बनाए गए जाल में, अपने ही बनाए गए जो लक्षण है, जो सिंबल है, उनमें फंसा रहता है। He said culture is public because it is the collective property of the particular people। कि जो कल्चर है वो एक सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, क्योंकि इसमें लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आपस में लोग मिलकर काम करते हैं। आगे है, उन्होंने कहा धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रिलीजन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मनुष्य की उत्पत्ति और महत्व को दर्शाता है, क्योंकि इसी से ही हम पता कर सकते हैं कि मनुष्य कैसे जन्मा है, इसका महत्व क्या है। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि श्रोता और वक्ता के बीच में एक रिश्ता होता है, ये प्रतीकों का निर्माण करता है, उसके बाद ये प्रतीक ही संस्कृति का विकास करते हैं। जो सुनने वाला है और जो बोलने वाला है, ठीक है, उन दोनों में एक रिलेशन होता है और वो सिंबल के माध्यम से चलता है। जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको मेरे कल्चर का जो सिंबल मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको इसके बारे में आइडिया है, तभी आप मेरी बात को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। तो वो कहते हैं श्रोता और जो बोलने वाला है, वक्ता है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो सिंबल के ऊपर बना होता है। ठीक है, और इसी से ही धीरे धीरे उनकी संस्कृति है वो डेवलप हो जाती है। ही सेड रिलीजन
इज अ कल्चर सिस्टम अ वेब ऑफ सिग्निफिकेंस। ये जो रिलीजन है वो एक सांस्कृतिक प्रणाली है और ये बहुत ही महत्व का जाल है, मतलब कि बहुत वेब ऑफ सिग्निफिकेंस है कि इसमें काफ़ी सारे जाल हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ही गेव द थ्योरी ऑफ मूड एंड मोटिवेशन। देखो, जैसा आपका मूड होगा वैसा आपका मोटिवेशन होगा। अगर आपका मूड खराब है तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, अगर आपका मूड अच्छा तो सब काम कर लोगे। दैट इज मूड एंड मोटिवेशन। आगे देखो, थिक डिस्क्रिप्शन एंड थिन डिस्क्रिप्शन। जो थिक डिस्क्रिप्शन है इसको सबसे पहले दिया था गिलबर्ट रायले ने, याद रखा ना किसने दिया था। उसके बाद पॉपुलर किया था इसे गिटर्जी ने। थिक डिस्क्रिप्शन इज एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड एक्सप्लेनिंग विद द मच डिटेल एज पॉसिबल एज द रीजन बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस। कि ह्यूमन एक्शन जो कर रहे हैं उनके बारे में डीपली अंडरस्टैंड करना, रिसर्च करना, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना। ठीक है जी, मतलब किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ही बारीकी से जाकर उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, उसके जो विवरण है वो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपका जो थ्योरी है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। ठीक है, इट इज़ अ थिक डिस्क्रिप्शन। आगे है, मैनी ह्यूमन एक्शन कैन हैव डिफरेंट मीनिंग एंड एंथ्रोपोलॉजिकल शुड नो अबाउट दिस। देखो, मानवीय कार्यों में अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं और व्यक्ति जो मानव विज्ञानी है वो व्यक्ति के इन्हीं लक्षणों को, इन्हीं कार्यों को पता लगाता है। जैसे कि मेरे लिए खाना खाना एक अलग मेथड हो सकता है, आपके लिए खाना खाना अलग मेथड हो सकता है। जो हम अलग अलग एक्शन कर रहे हैं अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो इन्हीं का मतलब निकालने के लिए हमारे पास मानव विज्ञानी आते हैं जो कि लोगों के एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में डिटेल में हमें बताते हैं। A thick description is not only understanding is the action but is significance। देखो, जो थिक डिस्क्रिप्शन है ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ अंडरस्टैंड कर लिया कि ये चीज़ें क्यों बनी है, क्या कैसे बनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम किसी व्यक्ति के एक्शन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं। आगे है, he said in this essay called ethos world view and the analysis of sacred symbols। वो कहते हैं कि विश्व दृष्टि और पवित्र प्रतीकों का विश्लेषण नामक अपने निबंध में कहा, जैसी जैविक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है केवल संस्कृति को अर्थ देना ही महत्वपूर्ण है नहीं है। वो कहते हैं जैसे कि बायोलॉजिकल नीड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आपके लिए खाना खाना, मैरिज करवाना, बच्चे पैदा करना आपकी नीड है, वैसे ही जो कल्चर है, संस्कृति है, वो भी एक ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि डिफरेंट थिन डिस्क्रिप्शन लैक कंटेंट एंड डिस्क्राइब थिंग्स बट नॉट एक्सप्लेनिंग कल्चरल डिफरेंसेस। देखो, उन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन एंड थिन डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट भी दिया था। वो कहते हैं थिक में हम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं एज पॉसिबल एज उसको हम डिफाइन कर सकें। जो थिन डिस्क्रिप्शन है इसमें हम थोड़ा सा कंटेंट लेकर चलते हैं, जैसे कि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है, एनडे का वो क्रैश कोर्स होता है कि फटाफट आपको कंप्लीट करवाया जाए ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, इट इज़ अ थिन डिस्क्रिप्शन, क्रैश कोर्स। ठीक है जी, एंड इसमें आपको थोड़े से कम आपके कॉन्टेस्ट रहते हैं। ठीक है जी, एंड आप इसमें जो कल्चर के डिफरेंसेस हैं आप वो नहीं बता पाते, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, आगे देखो, मोटे विवरण की उनकी अवधारणा के लिए उनको जाना जाता है, तो उनके लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स 1973। ठीक है, इनकी किताब थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973, जिसमें ये बताते हैं कि कल्चर को जानने के लिए हम उसे डीपली इम्बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम उसे डीपली इम्बिल्ड करें, गहराई से समझें, ठीक है, हम उसे ज़्यादा विवरण के साथ समझें, तभी हम किसी के कल्चर को जान सकते हैं, लोगों के सिंबल को जान सकते हैं, लोगों के एक्शन को जान सकते हैं। इसी को वो कहते हैं थिक डिस्क्रिप्शन, कि आप किसी भी स्टडी को थिक डिस्क्रिप्शन से पढ़ के उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। Thick description involve unpacking the symbol and meaning within their culture context to reveal their significance। किससे क्या होता है कि हम किसी भी संस्कृति के संदर्भ को अच्छे से खोल सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, उनके अर्थों को, उनके प्रतीकों को हम जान सकते हैं। ठीक है, देखो, थिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि आपने फिंगर क्रॉस करी मीन्स ए सिंबल ऑफ गुड लक, और इट कैन रिप्रेजेंट दैट सम
पर्सन इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। देखो थिक डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आपने किसी के बारे में रिसर्च करा, एक पर्सन के अलग अलग एक्शन हैं, किसी ने क्रॉस फिंगर करा इट्स मीन की गुड लक है, किसी ने क्रॉस फिंगर करा कि जैसे बोलते हैं ना कि तुम सच बोलो, तो वो क्रॉस फिंगर कर लेता है कि भाई अगर मैं क्रॉस फिंगर कर लूंगा तो मेरे ऊपर जो सौ होती है वो नहीं चढ़ सकती है ना, अब मेरी कसम खाओ तो वो नहीं चढ़ सकती है। तो बोलता है कि शायद वो ट्रुथ नहीं बोल रहा, लाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है जी। तो जो थिक डिस्क्रिप्शन है इसकी मदद से जो अलग अलग व्यक्तियों के एक्शंस हैं हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। आगे है सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी। जो गिटर्जी हैं वो देते हैं सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, प्रतीकात्मक मानव विज्ञान। वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग अनुष्ठानों में, अलग अलग बातचीतों में अलग अलग प्रतीकों का यूज करते हैं, जैसे कि सिर हिलाना है, या फिर थंब दिखाना है, बाय करना है, हेलो करना है। तो ये सिंबल का हम यूज कर रहे हैं, या फिर हम जो एरो लगे होते हैं रोड साइड पे, यू टर्न नहीं हो सकता है, राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है ना, नॉर्थ साइड जाना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बनाई गई होती हैं, जो सिंबल बनाए गए होते हैं, तो इनके बारे में स्टडी करते हैं कि लोग कैसे आपस में प्रतीकों के माध्यम से आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, उनका कैसे बिहेवियर गाइड होता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल, प्रतीक। उनका तर्क था कि प्रतीक व्यक्तियों की वास्तविकता की धारणा को आकार देने और उनके कार्यों को निर्देशित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, कि एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है, जो एक्शन है, वो कैसा होगा, इसके लिए जो हमारे पास सिंबल हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि highlights the symbolic dimensions of social life and the way in which meaning is constructed and contrast in different culture context। कि वो कहते हैं कि जीवन के प्रतीकात्मक आयामों और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में अर्थ के निर्माण और विरोध के तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। कि देखो हर संस्कृति में हमारे पास अलग अलग मीनिंग होते हैं किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। तो उस चीज को लेकर ये कहते हैं कि हम सिंबल का प्रयोग करके जो अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके जो अर्थ हैं, उनके जो विरोध करने के तरीके हैं, उनके बारे में हम समझ सकते हैं कि वो कैसे विरोध करते हैं कौन से सिंबल का यूज करके, ठीक है। आगे देखो इथनोग्राफी एंड इंटरप्रिटेशन। देखो वो वेबर से इंस्पायर थे, ठीक है जी, एंड देन वो गिटर से, देन वो उसके अलावा जो हमारे पास स्क्यूज ही हैं, ठीक है, जो कि एथनोग्राफी में हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये उनसे प्रभावित थे। एंड फिर ये कहते हैं कि जो इथनोग्राफी है, जो हम नववंश विज्ञान है, जो हम लोगों के बारे में स्टडी करते हैं, इथनो का मतलब होता है लोग, ग्राफी का मतलब है स्टडी करना, कि जब हम लोगों की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इथनोग्राफी, ठीक है जी। तो उन्होंने अपने फील्ड वर्क में व्याख्यात्मक और जो इंडक्टिव अप्रोच है कि मैंने कुछ रिसर्च बनाया उसको अलग अलग जगह पे टेस्ट किया, है ना, अगमानात्मक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की है अपने फील्ड वर्क में, उसकी व्याख्या करते हैं और एक इंडक्टिव अप्रोच को लेकर चलते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि मानव विज्ञानी उन लोगों के रोजमर्रा के जीवन में खुद को डुबो देते हैं जिनका वह अध्ययन करते हैं। कि जो मानव विज्ञानी है जब किसी के बारे में रिसर्च करने जाते हैं तो उनकी जो डेली लाइफ हो रहा होता है, डेली लाइफ में जो चीजें हो रही होती हैं उसमें खुद को डुबो लेते हैं, ताकि वो समझ सकें, उनकी प्रथाओं को अच्छे समझ सकें कि वहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, वो कैसे अपनी डेली लाइफ में अपनी हर चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कैसे इंट्रैक्शन कर रहे हैं, कैसे रिचुअल्स को निभा रहे हैं। जैसे आगे ये मुर्गों की लड़ाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मोरक्को के बाजारों और अन्य जो सांस्कृतिक घटनाएं हैं वहाँ पर गिटर्जी जो नववंश विज्ञान है, जो इथनोग्राफी है, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि लोग कैसे मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए जाते हैं, कैसे वहाँ के बाजार हैं, कैसे उनकी संस्कृतियाँ हैं, कैसे उनके रिचुअल्स हैं। तो उनके बारे में ये डिटेल वे में अपनी थ्योरी को देते हैं, ठीक है। आगे है सांस्कृतिक प्रणालियां और मॉडल।
कल्चरल सिस्टम एंड मॉडल्स। गिटर्स के काम एक अन्य प्रमुख अवधारणा थी सांस्कृतिक प्रणालियां, कि जो हमें हमारे समाज में कल्चर सिस्टम देखने को मिलता है, जब मॉडल देखने को मिलते हैं, वो कैसे हैं, वो आपस में अब कैसे महत्वपूर्ण रखते हैं, कैसे ये लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, कैसे वो लोगों के एक्शन में, उनके सोशल एक्शन में उनको गाइडेंस करते हैं कि वो कैसे अपने एक्शन को करेंगे। ठीक है जी, देखो जैसे हम लोग हैं, अब कोई हिंदू होगा तो कोई मुस्लिम होगा, ठीक है, तो कोई जैन होगा तो कोई सिख होगा, तो इनके जो एक्शन होते हैं अपने धर्म को लेकर या अपनी डेली लाइफ को लेकर वो अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदू लोग हैं वो गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, जो पूजा पाठ करेंगे, जो मुस्लिम है वो कुरान शरीफ को पढ़ेंगे, जो सिख हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ेंगे। तो वो क्या है कि आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली अपने सोशल एक्शन करते हैं, ठीक है, एंड आपको गाइड करा जाता है आपकी संस्कृति के अकॉर्डिंगली कि आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। आगे देखो, गिटर्स ने कहा सांस्कृतिक प्रणालियां गतिशील और विवादित हो सकती हैं। देखो, सांस्कृतिक में, कल्चर में हमारे पास अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो इनमें कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है। जैसे कि मुस्लिम का जो कल्चर है, जो हिंदू का कल्चर है, वो अलग अलग है, इनमें कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है, और जो व्यक्तियों और समूहों द्वारा व्याख्या और पुनर्व्याख्या के अधीन होता है, कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो व्याख्या करनी होती है, जो पुनर्व्याख्या करनी होती है, उसके हम अधीन होते हैं, कि व्यक्ति जो हैं वो अपने एक्शंस कैसे कर रहे हैं, फिर हम उसके ऊपर दोबारा से भी अपनी व्याख्या दे सकते हैं कि वो ऐसा क्यों किया, कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ है, क्या किस वजह से हुआ है। ये पता लगाता है कि अनुष्ठानों, आख्यानों और अन्य प्रतीकात्मक प्रथाओं के माध्यम से इन प्रणालियों को कैसे प्रसारित और बनाए रखा जाता है, कि ये सब जो चीज़ें हैं, जो कल्चर है, वो कैसे रिचुअल्स को, नैरेटिव्स को, सिंबल प्रैक्टिसेस को कैसे मेंटेन करके रखता है। देखो आपके पास कल्चर है, तो जो कल्चर है वो आपके, जो आपके रिचुअल्स हैं, आपके सोशल एक्शन हैं, आपके जो मानदंड हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको मेंटेन करके रखता है, ताकि जो व्यक्ति है जिस कल्चर में भी रह रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कर सके, उसके अकॉर्डिंगली अपना जो डेली लाइफ है, अपनी जो जिंदगी है, उसको अच्छे से चला सके और समाज में एक ऑर्डर बना रह सके। आगे देखो, हमारे पास वैल्यूज होते हैं, उसके बाद हमारे पास रिचुअल्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ हीरोज आते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ सिंबल्स आते हैं। ठीक है, सिंबल्स एक बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे कि हेयर कट नहीं करवाना है, कब कौन से कपड़े पहने हैं, ठीक है जी, आपके जेस्चर कौन कौन से होंगे। उसके बाद हमारे पास हीरो आते हैं, बताते हैं कि भाई आपने ये काम करना है, ये नहीं काम करना है। फिर हमारे रिचुअल बन जाते हैं कि कैसे अपनी ग्रीडिंग करना है, कैसे अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करनी है। फिर आते हैं हमारे वैल्यूज, कि ऑनेस्टी है, गुड है, एविल है, मोरल है, क्लीन रखना है, डर्टी रखना। तो जो जो चीज़ें हैं, वैल्यूज हैं, वो ऐसे आती हैं। ठीक है, आगे देखो, एपोचलिज्म। जो एपोचलिज्म है, इसको हम बोलते हैं युगवाद। अमेरिकी मानव विज्ञानी क्लिफर्ड गिटर्स द्वारा अपने काम में पेश की गई एक अवधारणा को संदर्भित करता है। गिटर्स कहते हैं कि ये युगवाद है, इसको हम पोस्ट मॉडर्निस्ट, पोस्ट मॉडर्न बिलीफ एक तरीके का है, जहाँ पे हम करंट एरा को देखते हैं कि उस टाइम पे क्या हो रहा है और वो कैसे चेंज हुआ है। जैसे अभी देखो, अभी हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है ना, मॉडर्निज्म हो रहा है, मॉडर्न, हम मॉडर्न हो रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म हो रहा है। तो इस टाइम पे जो अभी हमारे पास प्रेजेंट एरा है, इसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, दैट इज एपोचलिज्म या युगवाद। ठीक है, वो कहते हैं कि मानव विज्ञान में अपने प्रभावशाली विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से सांस्कृतिक संदर्भ में प्रतीकों और अर्थों की व्याख्या पर जोर देते हैं। कि वो कहते हैं कि कैसे जो युग है इसमें चेंजेस आते हैं, और कैसे इसमें जो हमारे पास सिंबल हैं, जो इनके मीनिंग है, वो भी चेंज होते हैं। ठीक है, गिटर्स ने कहा कि ऐतिहासिक परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक, समाज व विश्व दृष्टि में महत्वपूर्ण बदलावों द्वारा चिन्हित होता है। कि जो बदलाव है, जो चेंजेस है किसी वर्ल्ड वाइड लेवल पे, वो कल्चर के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से होता है, उनका जो महत्व है उनके माध्यम से होता है। अगर कल्चर चेंज होगा तो धीरे धीरे जो हमारा सोसाइटी है वो भी चेंज हो जाएगा।
देखो जब अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे तो हमारे उनसे पहले हमारे इंडिया के लोग धोती वाले कपड़े पहनते थे, खाकी कपड़े पहनते थे, ठीक है, उनकी लाइफ बड़ी सुंदर थी, अच्छी थी, सिंपल से लोग थे। बट जब से ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को जनरेट किया है, उसके बाद जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम चलाया है, तब से जो हमारा कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूजन में गया है। लोग अलग अलग कल्चर को अपना रहे हैं, धर्म को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, गिटर्स ने कहा कि युगों की विशेषता लोगों ने अपने आसपास की दुनिया को समझने और व्याख्या करने के तरीकों में गहरा परिवर्तन किया है। कि देखो जो युग है ना, अप्रोच है, वो क्या है कि ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका, जो वर्ल्ड वाइड जो लेवल है, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके तरीकों में, उनके समझने के तरीके में, उनकी व्याख्या करने के तरीके में बदलाव आ गया है। कैसे आया है? और कैसे आया है कि देखो आसपास की जो दुनिया है उसमें जो कल्चर चेंजेस आ रहे हैं, समझने में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर लोगों में व्याख्या करने के तरीकों में अलग तरीके आ रहे हैं, तो उसको ये कहते हैं, ठीक है। उनका मानना था कि ये बदलाव केवल सतही परिवर्तन नहीं है, बल्कि मानव चेतना और सामाजिक संगठन के मौलिक पुनर्रचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चेंजेस आ रही हैं वो नॉट ओनली कि सब कॉन्शियस है, ह्यूमन कॉन्शियस है, इट इज़ ऑल जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी आता है। देखो अगर कोई चीज़ चेंज होगी, कोई कल्चर चेंज होगा, तो धीरे धीरे उसमें जो मानव चेतना है, जो सामाजिक संगठन है, वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई कल्चर में चेंजेस आती हैं तो आपका जो समझने का, समझाने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। अभी देखो जब कोविड आया था 2020 में, तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस के महत्व को नहीं समझते थे, तो उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस लगाई, क्योंकि जब कल्चर चेंज हुआ, जब कोई ट्रेजेडी हुई, तब लोगों ने अपने सिस्टम को चेंज किया, अपने समझने और समझाने के तरीके को चेंज किया, तब उनमें कॉन्शियसनेस आया, उनका ऑर्गेनाइजेशन बना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, मीट पे, ताकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, ठीक है। आगे देखो, गिटर्स ने उल्लेखनीय कार्यों में से एक, जहां उन्होंने युगवाद की चर्चा करी, वहां उन्होंने संस्कृतियों की व्याख्या भी करी है, ठीक है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चर इन 1973 में अपनी किताब लिखते हैं। इस बुक में वो क्या करते हैं कि जो सांस्कृतिक अर्थ हैं उनके बारे में बताते हैं कि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग सिंबल का मीनिंग होता है। जैसे हमारे यहाँ पे अंगूठा दिखाना बहुत बढ़िया है ना, कि ऑल द बेस्ट है, बट किसी और कंट्री में बुरा हो सकता है, ठीक है जी। गिटर्स ने युगवाद की अवधारणा मानव विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों में प्रभावशाली रही है, क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तनों को समझने में ऐतिहासिक संदर्भ और सांस्कृतिक व्याख्या के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि जो युगवाद है इसने क्या किया है, जो एंथ्रोपोलॉजी है या फिर अलग हमारे पास सोशल साइंसेज हैं, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं, कल्चर में चेंजेस आ रही हैं, उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है जी। और फिर भी ये, हालांकि ये आलोचना का भी विषय रहा है कि विशेष रूप से सभी संस्कृतियों के लिए इसकी प्रयोजनता या जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाने में इसकी क्षमता के संबंध में, कि वो कहते हैं कि कैसे जो सारे का सारा कल्चर है उसके जो मीनिंग अलग अलग हैं, लोगों का समझाने का तरीका अलग अलग है, फिर भी ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? अगर सभी का अलग अलग मीनिंग है, तो वहाँ का अलग मीनिंग, यहाँ का अलग मीनिंग, यहाँ का अलग मीनिंग, यहाँ का अलग मीनिंग, तो फिर भी ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्यों नहीं हम समझ सकते इन चीज़ों को, ठीक है जी। आगे है अपोचलिज्म में कि एंगल्स ने इस शब्द का प्रयोग पोस्ट मॉडर्निस्ट, जिसे हम बोल देते हैं सामंतवाद, ठीक है, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता के लिए किया है, कि वर्तमान युग या युग में विश्वास अतीत के साथ एक मौलिक शुद्ध विराम का प्रतिनिधित्व करता है, कि कैसे जो हमारे पास्ट के विश्वास थे, बिलीव थे, वो कैसे हमारे मॉडर्न टाइम में चेंज हो रहे हैं, ठीक है जी।
इनकी किताबों का नाम देख लो। 1960 में द रिलीजन ऑफ जावा, जो कि शिकागो में लिखते हैं। 63 में लिखते हैं पेडल्स एंड प्रिंसेस, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक चेंज इन टू इंडोनेशियन टाउन्स। देखो इसमें ये किसकी बात करते हैं, मनी की और इकोनॉमी की, ठीक है, मनी एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। 64 में ये बात करते हैं एग्रीकल्चर इनोवेशन की, द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल चेंज इन इंडोनेशिया, बार्कली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस। 66 में ये बात करते हैं रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम। 68 में ये बात करते हैं इस्लाम ओवर्स observed religious development in Morocco and Indonesia। 73 में ये बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, न्यूयॉर्क बेसिस बुक। 1975 में बात करते हैं किनशिप इन बाली। 18 बात करते हैं नागेरा, एक ट्राइब है, मतलब वहाँ का एक जगह है, द थिएटर स्टेट इन 19th सेंचुरी बाली, नगेरा की। 83 में बात करते हैं लोकल नॉलेज फर्दर ऐसे। इन शॉर्ट में ये थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, एपोचलिज्म के बारे में बात करते हैं, रिलीजन इन जावा के बारे में बात करते हैं, स्टडीज इन बाली में इन्होंने करी है, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने बातें करी हैं, इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी की बात करी है, प्रिंसेस एंड पैडल्स मतलब मनी एंड इकोनॉमी की बात करते हैं, वेब ऑफ सिंबल की ह्यूमन ने कल्चर को क्रिएट किया है, सिमोटिक कंसेप्ट ऑफ कल्चर, ठीक है, कि कल्चर के लक्षण होते हैं, फील्ड वर्क इन मोजिकोटो, बाली, इंडोनेशिया एंड मोरक्को एंड जावा, इन सभी जगह पर ये फील्ड वर्क करते हैं। इथनिसिटी एंड एथनिक ग्रुप एज प्रीमोडिकल फैक्टर्स, बालिनीज कैरेक्टर इन द वेस्टर्न एंड मीट, जो कैरेक्टर है बालिनीज का उसको ये लेते हैं बैटेसन से एंड मीड से, इंस्पायर्ड बाय वेबर एंड गिलबर्ट, पार्सन एंड स्क्यूज। एंड बाली में जो कुक फाइट होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। आगे है एडवर्ड सेड। जो एडवर्ड सेड है ये मेनली बात करते हैं जो पश्चिमी देश है और जो पूर्वी देश है, इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, जो पश्चिमी देश जो पश्चिमी देश पूर्वी देशों के बारे में जो गलत धारणाएं बताते थे लोगों को कि भाई ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, थोड़े से गरीब होते हैं, या फिर इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, इनको एडमिन करना नहीं आता है। तो जो पश्चिमी लोग पूर्वी देशों के बारे में बोलते थे तो इनको इन्होंने अपनी बुक में लिखा। जब इन्होंने अपनी किताब में लिखा तो वो बुक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई कि भाई कैसे ये इंसान हमारे बारे में ऐसा लिख सकता है कि हम ऐसा बोलते हैं। देखो जो चोर होता है वो कभी नहीं कहता कि मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है जी। तो बस फिर जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई थी इनकी किताब, तो इन्होंने जो हमारे पास ऑक्सीडेंट है और जो हमारे पास ओरिएंटलिज्म है उसके बारे में बात करते हैं, जो पश्चिमी देश हैं, जो पूर्वी देश हैं, उसके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है जी। हमारे पूरे वर्ल्ड को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक तो था वेस्टर्न, दूसरा था ईस्टर्न, ठीक है जी। उसके बाद वहाँ पे जो फिलिस्तीन का जो वायलेंस हो रहा था कि लोगों को मार रहे थे, जो हमारे पास फिलिस्तीन उनको मार रहे थे, तो उनके बारे में भी लिखते हैं बिकॉज ही इज़ अ फिलिस्तीनियन, ठीक है जी। देन ये वायलेंस के बारे में बात करते हैं, वायलेंस कितने प्रकार का उस टाइम पे हो रहा था। देन द अदर एंड सेल्फ की बात करते हैं, ठीक है जी। देन ये बात करते हैं पोस्ट कॉलोनिस्ट की, कि जब ब्रिटिश लोग ने हमारे ऊपर इनके वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाई थी तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है जी। चलो अभी क्लास को शुरू कर लेते हैं। इनका जन्म होता है 1 नवंबर 1935 को, इनकी डेथ होती है 24 सितंबर 2003 को, ठीक है जी। एक फिलिस्तीनी है और एक अमेरिकन अकादमिक साहित्यिक आलोचक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी है। देखो ये फिलिस्तीन से थे, ठीक है, एंड ये अमेरिका में पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे काम कुम किया है, पढ़ाया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वहाँ पे प्रोफेसर के रूप में काम किया है, उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन के संस्थानों में ये रहे हैं, जो कि हमारे पास जब हमारे वहाँ पे जो ब्रिटेन लोग हैं, जब उन्होंने इनके एरिया में अपनी कॉलोनी वगैरह बनाई है,
तो वहाँ पे क्या क्या हुआ था, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई हैं जब इंडिया के ऊपर ब्रिटेन लोगों ने अपनी कॉलोनी बनाई थी। ठीक है, तो उनके बारे में ये रिसर्च करते हैं। ठीक है जी। देन इन्होंने academic discourse of researchers in literacy theory, literacy criticism and middle eastern countries कि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे जाकर अपनी रिसर्चेस लिखते हैं। तो मिडल ईस्टर्न कंट्री कौन सी होगी, देखो हमारे पास पूरे का पूरा वर्ड है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की, ये वाली तो यहाँ पे है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है, चाइना है, या फिर जापान है, ठीक है, मालदीव है, तो वहाँ पे जाकर ये रिसर्चेस वगैरह करते हैं। तो ये आलोचक भी हैं, ये क्रिटिसिज्म भी करते हैं। ठीक है, सिद्ध कहते हैं, उनकी बुक थी ओरिएंटलिज्म 1978 वाली। ठीक है, तो वो कहते हैं कि संस्कृति प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हैं जो ओरिएंटलिज्म का आधार है। पश्चिमी दुनिया ओरिएंट को कैसे देखती है, कि जो पश्चिमी दुनिया है, जो ओरिएंट है, देखो ये वाले कौन है, ओरिएंटलिज्म है, ऑक्सीडेंटल है, ऑक्सीडेंटलिज्म में आते हैं, और ये लोग आते हैं ऑक्सीडेंट में, ओरिएंट में, सॉरी, ओरिएंट में। ठीक है, ये ऑक्सी है, ये ओरिएंट है। तो जो पश्चिमी दुनिया है वो ओरिएंट को कैसे देखती है, तो उस रूप में अपनी किताब लिखते हैं ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म। ठीक है जी, ओरिएंटलिज्म। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक रही थी ये वाली, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो पश्चिमी लोग हैं वो कैसे पूर्वी लोगों को देखते हैं, उनके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं। एडवर्ड सईद एक प्रमुख साहित्यिक सिद्धांतकार थे, सांस्कृतिक आलोचक भी थे, एक बुद्धिजीवी भी थे। ठीक है जी। इनका जन्म एक फिलिस्तीन ईसाई परिवार में हुआ था। उनके परिवार में काहिरा मिस्र चले जाने से पहले उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष यरूशलेम में बताए थे। यरूशलेम वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे ये रहते हैं, पढ़ते हैं। बाद में ही चले जाते हैं अमेरिका, वहाँ पे पढ़ते हैं, अपनी डिग्री वगैरह पूरी करते हैं, वहाँ पे पढ़ाते भी हैं। ठीक है, फिलिस्तीन निर्वासन के रूप में सेठ के अनुभवों और साहित्य की और तुलनात्मक साहित्य में उनकी पृष्ठभूमि ने उनके विद्वतापूर्ण हितों और बौद्धिक प्रवेशों पर आकार दिया है। देखो, तो पैलेस्टीनी थे, ठीक है, एंड उसकी वजह से इन्होंने जो लिटरेचर है, जो कंपैरेटिव लिटरेचर है, उनको शेप दिया। देन इनका जो इंटरेस्ट था वो उसी चीज़ में था। देखो, जो लोग जिस भी रिलीजन का होगा, जिस भी रीजन का होगा, उसका वहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा। अगर वो सोशोलॉजिस्ट है और उसके रीजन में कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उसको वो देखेगा, उसके बारे में लिखेगा, राइट। तो वैसे ही इन्होंने भी अपनी फिलिस्तीन का जो उस टाइम पे इनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे अमेरिका के द्वारा, जब ब्रिटेन के द्वारा, जर्मन के द्वारा जो भी अत्याचार वगैरह हो रहे थे, उनके बारे में ये लिखते हैं। ठीक है, इनकी किताब देखो ओरिएंटलिज्म में क्या कुछ लिखा है। तो ओरिएंटलिज्म इज अ वर्ड व्यू फोर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड बाय वेस्ट बाय एडवर्ड सईद, कि देखो जो वेस्ट वाले लोग हैं वो कैसे गलत धारणा देते हैं ईस्ट वालों के खिलाफ, तो इसके बारे में बताते हैं ओरिएंटलिज्म अपनी किताब में। ही शोज हाउ कॉलोनिज्म इज सो प्रॉब्लमेटिक, कि जो उपनिवेशवाद है वो कैसे एक समस्या का कारण है। देखो, जब हमारे इंडिया में उपनिवेश आया था तो कितनी सारी प्रॉब्लम हमारे इंडिया को देखने को मिली थी, क्योंकि जो हमारे घरेलू उद्योग थे, जो लोग घर से काम करते थे, वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहे थे। ठीक है, जो घरेलू काम करने वाले थे उनका प्राइस हाई था, और जो फैक्ट्री में बनने वाले जो काम करने वाले वर्कर थे उनका जो सामान था उनका प्राइस लो था। ठीक है, तो इनको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। ठीक है जी, तो इस वजह से ये भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आगे है, पॉइंट आउट द ग्रेट डिवाइड इन द डिस्कर्स ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। एंड इन्होंने क्या किया, जो विभाजन हो रहा था वर्ल्ड वाइड, कि हम पूर्वी हैं तुम पश्चिमी हो, तुम, ठीक है, जो ऐसे डिवाइड किया जा रहा था कि तुम पूर्वी हो, हम पश्चिमी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम अच्छे लोग हैं, तुम बुरे लोग हो। तो ये देख पा रहे थे कि कैसे पूरे का पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो रहा है, आज भी डिवाइडेड है पूरब में और पश्चिम में। ठीक है, और इसको लेकर किताब लिखते हैं ओरिएंटलिज्म 1978 में। इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बुक एंड इसको बैन भी कर दिया गया था। सेठ ने सबसे प्रभावशाली काम पर पुस्तक ओरिएंटलिज्म लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये वाली, याद रखना, 78 वाली। उन्होंने मध्य पूर्व और इस्लामी दुनिया के पश्चिमी प्रतिनिधित्व की आलोचना करी, कि जो मध्य पूर्व है, जो मध्य में हमारे पास पूर्वी एरिया है, ईस्टर्न
मिडल ईस्ट है और जो इस्लामिक वर्ल्ड है, ठीक है, तो इसको कैसे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बारे में क्या क्या लोग बोल रहे हैं, उनके बारे में ये कहते हैं। ही आर्ग्यू दैट ओरिएंटलिज्म एज अ डिस्कर्स ऑफ अ मोड ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन serves to extradize, essentialize and stereotype of the Orient as inferior, irrational and backward। तो क्या कहा गया इसके बारे में कि जो लोग पूर्वी हैं वो लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लास से आते हैं, इरेशनल हैं और इन्फीरियर हैं हमसे, ठीक है जी। आगे देखो, वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल रूट ऑफ ओरिएंटलिज्म, यूरोपियन colonialism एंड imperialism highlighting its role in justifying western domination and cultural hegemony। ये वो कहते हैं कि ऐतिहासिक जड़ों को यूरोपीय उपनिवेशवाद और समाजवाद को खोजा है, कि इस चीज ने क्या खोजा कि जो समाजवाद हो रहा था, कि लोग अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर रहे थे, ठीक है, उससे क्या हुआ कि उससे जो पूर्व पश्चिमी देश हैं उन्होंने अपने प्रभुत्व को जमा दिया अलग अलग जगह पे, कि हम तो सुपीरियर हैं, हम डोमिनेंट है, तुम इंफीरियर हो, ठीक है। देखो ओरिएंटलिज्म क्या है। ओरिएंटलिज्म रेफर्ड अ वे ऑफ conceiving, representing the eastern world stereotypical, exotic and patronizing way of the western world। कि ईस्टर्न वाले लोगों को कहना कि ये थोड़े से गंदे हैं, थोड़े से इन्फीरियर हैं, या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसा कहना किनके द्वारा, वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा। इट इज ओरिएंटलिज्म, इसमें ये किताब में लिखते हैं, ठीक है जी। तो वो कहते हैं जो ओरिएंटलिस्ट एटीट्यूड है वो कैसा है, ईस्ट एज अ बैकवर्ड है, एक्सोटिक है, डिस्पोटिक है, ठीक है, कि बहुत बुरे हैं, थोड़े से अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और जो वेस्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ को कवर करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी, ऐसे करके ये बात करते हैं। आगे ऑक्सीडेंटलिज्म, हमारे पास जो वेस्टर्न लोग हैं, ठीक है, ऑक्सीडेंट, तो ये वेस्टर्न वर्ड होते हैं, ये शाही लोग हैं, ठीक है जी, और ये अपने आप को अच्छा समझते हैं कि हम अच्छे हैं, हम वी आर गुड पीपल, वी आर गुड पीपल, ठीक है जी, पढ़े लिखे हैं, और ये अपने आप में केंद्रित करते हैं कि हम जो हैं हम ही हम हैं, अपने आप में ज़्यादा केंद्र करते, सेल्फ को ज़्यादा सेंटर में रखते हैं, फोकस ऑन सेल्फ। देखो ये सेल्फ की बात करते हैं कि हम जो हैं वो सुपीरियर हैं, हम अच्छे हैं, और जो अदर हैं वो कौन है, ईस्ट हैं जो कि बुरे हैं, या फिर अनपढ़ हैं, गरीब हैं, इंफीरियर हैं, ठीक है, डाउन है, और ठीक है। आगे देखो, ओरिएंट, ओरिएंट कौन है, ईस्टर्न वर्ड है, ठीक है जी। एंड इसको कहा गया कि ये वीक हैं, ये पागल हैं, इनमें बार्बरिक रूल है, मतलब कि ये बार्बर शासन है, और उसके अलावा ये असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है जी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपने ये बात याद रखनी है, किसने कहा था कि वाइट मैन बर्डन, कि जो ईस्टर्न वाले लोग हैं वो वाइट मैन के ऊपर एक बर्डन है, तो ये कहा था रुडरैक कैपलिंग ने, ठीक है जी। तो इनको कहा गया अदर पीपल। देखो सेल्फ कौन है, जो वेस्टर्न है, अदर कौन है, जो ईस्टर्न है, ठीक है जी। आगे देखो, ऑथरिंग एंड आइडेंटिटी, सेठ ने कहा कि जो ऑथरिंग है कि अदर लोग, जो अदर लोग हैं, अदर कौन है, ईस्ट वाले, ठीक है, जो इस प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं जिसके द्वारा प्रमुख समूह अन्य को अलग, निमन या धमकी देने वाले के रूप में निर्मित करते हैं। जो कहते हैं कि जो अन्य लोग हैं, जो अदरिंग है, जो अदर पीपल हैं, जो ईस्ट वाले लोग हैं वो निमन है, हम उनको धमकी दे सकते हैं, उनको डरा सकते हैं। उनका तर्क है कि मध्य पूर्व और उनके लोगों का ओरिएंटलिस्ट प्रतिनिधित्व पूर्व और पश्चिम, स्वयं और अन्य, सभ्यता और असभ्यता के बीच में है, द्वैधारी विरोध है, बाइनरी ऑपोजिशन है, ठीक है, बाइनरी ऑपोजिशन है, मतलब कि पूरब और पश्चिम, हम हैं और अदर हैं, असभ्य हैं और असभ्य हैं, तो ऐसे करके ये बात करते हैं। सेठ ने बोला कि जो अदर वाला है चीज़ें वो रिलीम है, वो क्या है
कि वो उसकी आलोचना करके कि जो नियम वगैरह बनाए गए हैं उनके, तो वो थोड़े से बुरे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों की पहचान, शक्ति और प्रतिनिधित्व के जो व्यापक मुद्दे हैं वो आ सकते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आ सकता है, झगड़ा आ सकता है कि तुम कैसे हमारे बारे में ऐसा कह सकते हो, हम अच्छे हैं, तुमने कैसे कह दिया कि हम अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये आलोचना करते हैं किसकी, औपनिवेशिक की। क्योंकि जब कॉलोनिज्म हमारे इंडिया में आया है, जब किसी और कंट्री में भी आया है, तो वहां से जो व्हाइट मैन थे उन्होंने काफी ज्यादा बात करी कि भाई जो बाकी लोग हैं वो इन्फीरियर हैं, हम लोग सुपीरियर हैं, ऐसे करके। ठीक है जी। आगे है, फिलिस्तीन निर्वासन और पश्चिमी शिक्षा जगत में काम करने वाले एक विद्वान ने रूप में सेठ के विस्थापन और हाशिए के अनुभवों ने उनके बौद्धिक परिप्रेक्ष्य को सूचित किया। देखो फिलिस्तीन में रह रहे थे, तो वहां पे हो रहा था झगड़े, क्योंकि जो उस टाइम वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रही थी, तो थोड़ा सा क्या था कि वहां पे जो उनके जो लीडर वगैरह रहते हैं, जो बाकी लोग रहते हैं, इनको मारने की कोशिश कर रहे थे, इनके पूरे के पूरे ग्रुप को, ताकि ये लोग मर जाएं, जाए यहाँ से छोड़ के चले जाएं। तो ये सब देखते हैं कि कैसे उनको विस्थापित किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, इनको मार्जिनलाइजेशन में भेजा जा रहा है, तो कैसे इनकी जो राइट्स हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, इनके जो बिलीव्स हैं, इनको तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये अपनी इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव देते हैं, तो उनके बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि कैसे वहाँ पे चीज़ें हैपन हो रही थी। ठीक है, उन्होंने कहा बौद्धिक सम निर्वासन शब्द गढ़ा, एंड जो इंटेलेक्चुअल एग्जाइल है, ये शब्द किसने कॉइन किया था, तो वो किया था हमारे पास सेडली, एडवर्ड सेडली। ठीक है जी, जो कई सांस्कृतिक और बौद्धिक दुनिया में फैला हुआ है, कि जो कि मल्टीपल कल्चर में, जो इंटेलेक्चुअल वर्ड्स में फैला हुआ है। जो बौद्धिक निर्वासन है कि जो बौद्धिक स्तर पे जो लोग रहते हैं वो फैले हुए हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, आगे देखो, सेट ने बौद्धिक निर्वासन की धारणा तेजी से वैश्वीकृत और परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में पहचान और अपनेपन की जो जटिलताओं को रेखांकित करता है। वो कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल एग्जाइल है, कि जो इंटेलेक्चुअल एग्जाइल है उससे क्या होता है कि ये वर्ल्ड वाइड फैल रहा है, कि लोग जो हैं अपने बौद्धिक लेवल में आ रहे हैं, अपने आप के बारे में जानने लग रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने लग गए हैं। ठीक है, जिससे क्या, और अपनेपन की जो जटिलताएं हैं, अपनेपन की जो जटिलता है उसको रेखांकित करता है। कि जैसे कि है कि जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस आया है कि हम ईस्टर्न लोग हैं, हम वेस्टर्न लोग हैं। ठीक है, और ईस्टर्न को पता चला है कि वेस्टर्न लोग कैसे, कि क्या क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो क्या हुआ कि इनके बारे में, इनको अपने बारे में पहचान हो गई कि हमारी पहचान क्या है। देन इनके बीच में कम्प्लेक्सिटी आ गई। ठीक है, जटिलता वगैरह आ गई। ठीक है, कि इनके, जब इनको अवेयरनेस हुआ इनके बारे में, इनको लगा पता कि इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो एक तो ये अपने ग्रुप के बारे में अवेयर हो गए कि हम कौन हैं। सेकंड, कि वहाँ पे कुछ जटिलताएं भी आ गई, कि लोगों में कन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया। ठीक है, आगे है पोस्ट कॉलोनिज्म, उत्तर उपनिवेशवाद पश्चिमी उपनिवेशवाद के परिणाम का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐतिहासिक काल का स्थिति है। कि जब इंडिया में, जब बाकी कंट्रीज में, जब ब्रिटेन ने अपनी जो कॉलोनियां हैं वो इस्टेब्लिश करी थी, तो उसके बाद क्या क्या हुआ था उसको बोलते हैं पोस्ट कॉलोनिज्म। ठीक है जी, तो इसमें कहते हैं कि describe the constant project to reclaim and rethink the history and agency of people subordinated under various form of empiricalism। किसमें क्या हुआ कि जो अधीनस्थ लोग हैं उनका जो इतिहास है, एजेंसी, उनको पुनः प्राप्त करने और पुनर्विचार करने के लिए समवर्ती परियोजना का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। कि जो उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं, जब किसी ने अपनी कॉलोनी को इस्टेब्लिश कर लिया, तो उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं, क्या सोचते हैं, है ना, तो उनकी पुनर्विचार के लिए वो बात करते हैं। ठीक है, कि वो कैसे अपने इतिहास को, कैसे अपनी एजेंसी को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ये पहले लोग फ्री थे,
फिर उनके ऊपर किसी ने कंट्रोल कर लिया, तो कैसे अपनी फ्रीडम को दोबारा से वो पा सकते हैं, उनके बारे में ये बात करते हैं अपनी थ्योरी में। आगे पैलेस्टाइन वायलेंस। देखो पैलेस्टाइन में वायलेंस हुआ था। जो ईसा मसीह हैं वो यहूदी परिवार में जन्म लेते हैं, तो कई ईसाइयों ने कहा कि जो यहूदी हैं इनको मार देंगे। तो फिर क्या हुआ कि जो काफ़ी सारे लोगों ने यहूदियों को मारा ताकि वो इनको ना मारें, जो भी चीज़ें हुई हैं तो इसीलिए जो ईसा मसीह है वो खुद मर जाते हैं ताकि एक जो कन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, वो ना हो। ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि जो यहूदी हैं बच्चों का खून पीते हैं, तो उसका जो इस्तेमाल है वो जो रिलीजियस पर्पस के लिए करते हैं, जंतर मंतर करने के लिए करते हैं, ऐसे करके जो बोलते हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो ज्यूज हैं इनको कोई भी कंट्री अपने यहाँ पे नहीं रख रही थी। तो उसके बाद एक थे थ्योडर हेंजल, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे, मेड अ न्यू पॉलिटिकल एक्टिविटीज ज्यूनिज्म। ठीक है। उनके लीडर थे थ्योडर। तो उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई ज्यूनिज्म के नाम से, एंड उन्होंने कहा कि हम अपने ज्यूज को एक नई कंट्री बना के देंगे जहाँ पे वो रह सकें। ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि लवर ऑफ ज्यून, उनको क्या कहा जाने लगा, लवर्स ऑफ ज्यून। उसके बाद जो ज्यूज हैं वो रहने लगे पैलेस्टीन एंड स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट इन द एरिया एंड स्टार्टेड लिविंग देयर जेरूसलम इन द होली एरिया ऑफ द ज्यूज। देखो फिर वो कहाँ रहने लगे, पैलेस्टीन में। ठीक है। एंड जेरूसलम जो था एक होली एरिया बन गया था ज्यूज के लिए, जहाँ पे वो रहते थे। फिर धीरे धीरे उस टाइम तक कोई भी इसराइल, गाजा, वेस्ट बैंक कुछ भी नहीं था। उसके बाद ही इसराइल, गाजा और वेस्ट बैंक बनते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इंटायर टाइम जो पैलेस्टीन है वो ओटोमन के अंडर रहते हैं, बट ओटोमन भी इनको बाहर निकाल देता है अपनी कंट्री से कि तुम अपनी कंट्री बना लो, आपको हम अपनी कंट्री में नहीं रख सकते हैं। ठीक है। अंडर द ओटोमन एम्पायर, क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड लिविंग टुगेदर पीसफुली मोर और लेस एंड नो कन्फ्लिक्ट ड्यू टू लो पॉपुलेशन एंड लेस सेटलमेंट। कोई मतलब उस टाइम ओटोमन एम्पायर में कुछ भी झगड़ा वगैरह नहीं होता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। बट बाद में जो ज्यूज होते हैं अपना एक न्यू एरा, अपना एक न्यू कंट्री बनाते हैं, जो इसराइल के नाम से हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश, फ्रांस एंड अरब रेवोल्यूशन वर फाइटिंग द ओटोमन एम्पायर। ठीक है। ओटोमन एम्पायर के खिलाफ जो ब्रिटिश है, फ्रेंच है, अरब ने अपनी लड़ाई वगैरह लड़ी। ठीक है। और 1918 to 48 इंटायर एरिया वाज द एंडर ऑफ ब्रिटिश पावर। और जितना भी ओटोमन का एरिया था सारे का सारा ब्रिटिश के हाथों में आ गया। एट दिस टाइम जो हिटलर था उसने क्या किया कि जितने भी ज्यूस थे उनको मांग चालू कर दिया कि हम ज्यूस को मार देंगे, हम इनको अपने एरिया में नहीं रखेंगे। उसके बाद जो ज्यूज थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अमेरिका चले गए, जब पैलेस्टीन में चले गए ताकि वहाँ पे रह सके, किसी एरिया में चले गए ताकि वहाँ पे रह सके, अपने जीवन को बचा सके। ठीक है। फिर जब ब्रिटेन है उसने पहले तो ज्यूज को अपने पास रख लिया कि आप भी हमारे पास रख लो, हमारे पास रह लो, है ना। बट बाद में क्या हुआ कि इसको भी ब्रिटेन ने भी इनको अपनी जगह से बाहर निकाल दिया कि भैया आप भी हमारी जगह पे नहीं रह सकते। ठीक है जी। Then Britain backed off in 1948 and gave responsibility to the United Nations to make countries for Jews and Palestine. तो उसके बाद जो ज्यूज हैं और फलस्तीन है इनके लिए एक नई कंट्री बना दी जाए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसको, यूएन को, ताकि इनके लिए एक नई कंट्री बना दी जाए ताकि वहाँ पे पीसफुली रह सके। ठीक है। इसके बाद जो ज्यूज हैं in made Israel, but other neighboring countries did not like Jews to stay there and war began. तो ज्यूज ने अपनी एक नई कंट्री बनाई थी इसराइल के नाम से, और जो बाकी उनकी नेबर कंट्रीज हैं उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने पसंद नहीं किया और उन्होंने वॉर वगैरह चालू कर दी बार बार। बट इसराइल ने अपनी वॉर को जीता। ठीक है। हर बार अपनी वॉर को जीता एंड उन्होंने कुछ प्लेसेस को ऑक्युपाइड कर लिया और पैलेस्टीन एंड द पैलेस्टीन फ्लाई नोन एज द पैलेस्टीन एक्सटूड्स। ठीक है जी। तो उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं कि पैलेस्टीन एक्सटोर्स में, जहाँ पे फिलिस्तीनी पलायन करते हैं और अपना एक नया एरिया बनाते हैं, नया एरिया स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद हमारे पास एक पीएलओ भी बनता है। ठीक है। पीएलओ, पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अपनी अपनी कंट्री का बनाते हैं ये पैलेस्टीन वाले। फर्स्ट दे यूज्ड आर्म्ड रिबेलियन एंड सेड देयर शुड बी नो कंट्री लाइक इजराइल एंड द यूएसए एंड इजराइल कॉल्ड इट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन।
देखो इसराइल ने क्या कहा पैलेस्टीन वाले को कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन वाले, ठीक है। देखो इसराइल और पैलेस्टीन में झगड़ा वगैरह रहता है, ठीक है। और देन कहा कि जो पैलेस्टीन वाले हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं, ठीक है, अपनी आर्मी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं लोगों के खिलाफ या फिर हमारे खिलाफ, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि जो ओस्लो ओकार्ड होता है जिसमें इसराइल और पैलेस्टीन आपस में ठीक हो जाते हैं, उनका जो झगड़ा वगैरह खत्म हो जाता है, ठीक है जी। लेटर UN said PLO representation of first Arab countries Egypt and Israel was successful but its prime minister was assassinated। देखो क्या होता है जब PLO बनता है तो जो इजिप्ट के और इसराइल के जो रहते हैं जो मिनिस्टर रहते हैं आपस में दोस्त बन जाते हैं अच्छे से, बट जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनको लोग मार देते हैं कि आप कैसे दोस्त बन सकते हो, जब हम लोग दोस्त नहीं बन तुम दोस्त कैसे बन सकते हो, ठीक है। लेटर पैलेस्टीन एंड इसराइल एग्रीड ऑन ईच अदर डिमांड एंड हैपेंड ओस्लो ओकर्ड। देखो ओस्लो ओकर्ड का मतलब क्या है कि जब पैलेस्टीन एंड इसराइल दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा हो जाता है, दोनों दोस्त बन जाते हैं अच्छे से, मतलब अभी भी दोस्त नहीं है, अभी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहता है, तो उस चीज़ को बोला गया ओस्लो ओकर्ड, ठीक है जी। और उसके बाद इनको नोबल प्राइज़ भी मिलता है, नोबल पीस प्राइज़ भी मिलता है जब आपस में शांत रहते हैं, अच्छे रिलेशन में रहते हैं, झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं। हाउएवर सम ज्यूज पीपल क्वेश्चन द कॉम्प्रोमाइज़ विद पैलेस्टीन। फिर भी जो कुछ ज्यूज़ हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमारी क्या गलती थी, हमें तो लोग ऑलरेडी मार रहे थे, घर से निकाल रहे थे, हमारे घर से हमें निकाला गया, हमें मारा गया, तो क्यों माफ़ी मांगे, जब हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो ऐसे करके काफ़ी सारे प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं, बातें चलती रहती है, बट सब ठीक है, कंफर्टेबल जोन में है, ठीक है। तो ये वायलेंस की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि वायलेंस ऑफ एक्सटेंशनलाइज्ड, कि वायलेंस तब होता है जब वो अनिवार्य हो जाए, जब कोई ऐसी कोई युद्ध हो गया, जो कि वॉर हो गया, या किसी ने कोई बॉम्ब वगैरह गिरा दिया। आगे एपिस्टेमिक वायलेंस, कि जब आपका जो वायलेंस है, हिंसा है, वो ज्ञान के स्तर पे हो, कि आपको कुछ पता चला है कि भाई अगर हम वॉर करेंगे तो क्रांति आ सकती है, और क्रांति आएगी तो हमारा जो देश है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है जी। तो तब कोई कोई हिंसा होगी, कोई ना कोई झगड़ा होगा। आगे वायलेंस ऑफ एप्रीहेंशन, कि जो आशंका है कि मतलब वायलेंस हो सकता है, तो उसके होड़ में कोई ना कोई हिंसा हो जाना, ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट कॉलोनिज्म को क्रिटिक करते हैं कि इन्होंने जो पूर्वी देश है इसकी फ्रीडम को कंट्रोल कर लिया, उनके जो पावर थे उनको कंट्रोल कर लिया, और अपनी जो प्रतिनिधित्व है इसको बढ़ाया, अपनी डोमिनेंस को बढ़ाया, और अपनी जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट कराया बाकी देशों के ऊपर अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है जी। किताबें देख लो इनकी, जोसेफ कर्नाड एंड द फिक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी इन 1966, बिगनिंग इंटेंशन एंड मेथड 1975, ओरिएंटलिज्म एंड 78, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन 1979, कवरिंग इस्लाम, हाउ द मीडिया एंड द एक्सपर्ट डिटरमाइन हाउ वी सी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1981, द वर्ड द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक 1983, आफ्टर द लास्ट स्काई पैलेस्टीन लाइव्स 1986, Bindness and Insight Essay in the Rhetoric of Contemporary Criticism 1983, ठीक है। आगे नेशनलिज्म, colonialism and literature, yeast and decolonization 1988, reflection on exile and other essay 2000, culture and imperialism 1993, representation of the intellectual 1994, out of place 19 a Marrier 1999, the Edward Said Reader 2000, फ्यूड एंड नॉन यूरोपियन 2003। इन शॉर्ट में देखो इन्होंने पश्चिमीकरण के बारे में, पश्चिमी के जो लोग हैं उनके बारे में बताया कि वो कैसे ईस्ट के लोग जो ओरिएंट हैं, ईस्ट के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कि वो इंफीरियर हैं, डाउन हैं। अदर्स कौन है, ईस्ट वाले लोग हैं। टाइप्स ऑफ वायलेंस के बारे में बात करते हैं, पैलेस्टीन जो वायलेंस हुआ था उसके बारे में बात करते हैं, ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं, कल्चरल इंपेरिकलिज्म के बारे में बात करते हैं, पोस्ट कॉलोनिज्म के थिंकर हैं ये, ठीक है, पोस्ट कॉलोनिस्ट हैं हमारे पास, ठीक है जी। सो आज आपके दो थिंकर खत्म होते हैं, गिटर्स वाले एंड सेट, ये दो थिंकर हमारे खत्म हो गए हैं।